जुडिशियल रिव्यू जो है उसके लिए हमने आपको बताया था 13(1) प्लस 13 क्लॉज 2 का, या जिसको आर्टिकल सब आर्टिकल 2 बोलते हैं, ठीक है। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों हमने पढ़ा था। 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 दोनों को हमने पढ़ा था, और फिर बताया था कि इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी वाली बात की गई है या इंडोरिएशन वाली बात की गई है, कोई भी अगर नया एक्ट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का एक्ट है और वो फंडामेंटल राइट के इनकन्सिस्टेंट होता है, तो उस पार्ट को हटा दिया जाएगा और ये जो वैट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये जो वैट डिक्लेयर करने की पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, तो वो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी उसको मिल जाती है। इसमें केस लॉ वगैरह आपको कराए थे। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था 13(1) को रीड किया था। 13(1) को रीड करके मैंने बताया था इसका नेचर क्या है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, केशव माधव मेनन का केस था। उसके बाद इसी में 13(1) और 2 को एक साथ पढ़ के हमने एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात की थी, ठीक है। उसमें शायद 3 केस लॉ हमने कराया था आपको। अब आप उसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी 13(1) और 2 से ही रिलेटेड है। एक डॉक्ट्रिन होती है, अब इसी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक डॉक्ट्रिन होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। एक डॉक्ट्रिन होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। मैं इसको कर देता हूँ, बताता हूँ, डिलीट करेंगे इसको, हम लोग परेशान मत हुई, इसको समझाएंगे। एक डॉक्ट्रिन होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ECLIPSE, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझने से पहले एक क्वेश्चन समझिए। जैसे कोर्ट ने किसी भी पार्ट को, किसी भी जो एक्ट है, कोई नया एक्ट बना या कोई पुराना लेजिस्लेशन था जो कि इनकन्सिस्टेंट था हमारे फंडामेंटल राइट में, अगर उसको वैट डिक्लेयर कर दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या उस पूरे वैट पार्ट को वहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा? क्या वो कंप्लीटली वहाँ से हटा दिया जाएगा? अब उसका कोई यूज़ नहीं रह गया। तो ये सब क्वेश्चन जब एराइज होने लगे, तो ये खासतौर से पास्ट एक्ट के लिए, ये जो पास्ट एक्ट होते थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, आप लोग को मैंने बता दिया होगा, इसका प्रोस्पेक्टिव नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर नहीं है। तो अगर आपने पास्ट में कोई भी एक्ट किया होगा तो आपको पनिशमेंट पूरी मिलेगी, इवन दो वो फंडामेंटल राइट आपको अब मिल गया है, वो राइट आपको है जो फंडामेंटल राइट अब मिल गया हो। मगर क्योंकि आपका एक्ट तब का है जब ये फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ऐसे सिचुएशन जो आ जाते थे। दूसरी चीज़, जो लोग नॉन सिटीजन है, बात समझिएगा ध्यान से, जो लोग, देखिए 2 लोग होते हैं, मैंने शुरू में बताया होगा, तो आप सिटीजन हो गए, दूसरे नॉन सिटीजन हो गए, ठीक है। इन जो नॉन सिटीजन होते हैं ना, इनको सारे फंडामेंटल राइट नहीं मिले होते हैं, कुछ ही पार्ट फंडामेंटल राइट के मिले होते हैं। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इनको भी है, इनको भी है। बट 15, 16 वगैरह अगर देखिए तो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो नॉन सिटीजन है, अगर इनके लिए अगर कोई एक ऐसा एक्ट बनाया जाता है, ठीक है, जो कोई एक ऐसा एक्ट बनाया जाता है जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में तो है, जैसे कोई एक्ट बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में तो है, मगर प्लीज़ माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना, हाँ, ठीक है। तो अगर कोई एक्ट ऐसा बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में तो है, मगर वो जो नॉन सिटीजन है, उनको जो आर्टिकल मिले हुए हैं, सपोज करिए, इसको ऐसे मत समझिए, इसको और अच्छे समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए एक कोई एक्ट बना, ठीक है। अब उस एक्ट का क्या काम है? मान लीजिए किसी भी एक्टिविटी को इलीगल डिक्लेयर करता है, बट वो जो डिक्लेरेशन दे रहा है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाके दे रहा है, तो इसलिए उसको कोर्ट क्या करेगी? नल एंड वैट डिक्लेयर कर देगी,
ठीक है। मगर सपोज करिए कोई नॉन सिटीजन है और उसको इस एक्ट में पकड़ा जाता है, ठीक है, और वो जो नल एंड वैट प्रोविज़न है, जो नल एंड वैट प्रोविज़न है, वो ये क्लेम करता है नॉन सिटीजन कि ये हमारे फंडामेंटल राइट के, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट दे रहा है उसके अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे कोर्ट का क्या व्यू रहता है, कोर्ट ये बोलती है कि आप तो सिटीजन है ही नहीं, हमारे सारे फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिले हुए, इसलिए ये जो हमारे फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में भी है, पर बट वो आपके लिए अप्लीकेबल होगा। इसको और सिंप्लीफाई करिए कि सारे फंडामेंटल राइट तो नॉन सिटीजन को नहीं मिले होते, ठीक है, कुछ ही मिले होते हैं। तो अगर आपका एक्ट जो है इन डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट के, तो उसको हटाया नहीं जाता है, उसको एज अ स्लीपिंग कंडीशन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिटीजन के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। सिटीजन के सारे राइट प्रोटेक्ट करने होते हैं, इसलिए उस पार्ट को सिटीजन के लिए तो वो वैड है, बट अगर वो नॉन सिटीजन है, अगर वो नॉन सिटीजन है तो उनके लिए वो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे हम। उसके पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझते हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझते हैं, फिर आपको बताएंगे। इसको फिर से, मुझे लग रहा है ये थोड़ा मैंने समझा नहीं पाया, मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। देखिए वापस आ जाइए, कल के आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी तक जितना हम कल पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी में आगे हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। तो अभी तक आपको मैंने बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के हिसाब से जो भी चीज़ें हमारे एक्ट के हमारे पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होती हैं, जो भी लेजिस्लेशन अगेंस्ट में होता है, उसको नल एंड वैड कोर्ट डिक्लेयर कर देती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नल एंड वैड डिक्लेयर करने के बाद वो जो प्रोविज़न है, वो जो प्रोविज़न या पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 डिक्लेयर किया गया था नल एंड वैड, तो क्या इसको एक्ट में से डिलीट कर दिया जाएगा? इसको एक्ट से हटा दिया जाएगा पूरी तरीके से? तो कोर्ट ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसको डिलीट तो नहीं किया जाएगा, ये एक्ट में रहेगा ही। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक्ट के अंदर बना रहेगा, बट अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर, जो हमारे सिटीजन है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बट अगर यही प्रोविजन में किसी नॉन सिटीजन को पकड़ा जाता है, अगर कोई नॉन सिटीजन अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट में यह एक्ट यूज होगा, क्योंकि उसको वो फंडामेंटल राइट नहीं मिले हुए हैं जो हमारे सिटीजन को मिले हुए हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई कर कैसे समझिए कि अगर किसी प्रोविज़न को कोर्ट जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस में नल एंड वैड डिक्लेयर कर देती है, नलीफाई कर देती है, तो वो एक्ट से डिलीट नहीं होता है, क्योंकि उसके और भी यूज़ होते हैं, जैसे नॉन सिटीजन के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के एक्ट के लिए, ठीक है। अगर उसको डिलीट कर दिया जाएगा तो फिर वो यूज़ ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी को पूरा एक कॉन्सेप्ट है इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट, तो कोर्ट ने उसको इजाद किया, ठीक है। तो अब फिर समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से अगर कोई भी ऐसा लॉ जो कि इंट्रोगेशन होता है फंडामेंटल राइट के, तो उसको क्या किया जाता है, वो कंप्लीटली वैड एब इनिशियो नहीं हो जाता। वैड एब इनिशियो टर्म समझिएगा, वैड एब इनिशियो मतलब वो कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता, वहाँ से डिलीट नहीं हो जाता, बल्कि वो स्लीपिंग कंडीशन में, किस कंडीशन में, स्लीपिंग कंडीशन में उस एक्ट में पड़ा रहता है, क्योंकि उसका भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे यूज़ हो सकता है? या तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का आपने कोई ऐसा एक्ट किया हो, तब उसको यूज़ किया जाएगा उस एक्ट के लिए, आपको पनिश करने के लिए, या आप नॉन सिटीजन हो, आप नॉन सिटीजन हैं, तब वो एक्ट आपके ऊपर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। बात समझे कि नहीं? तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या बोलती है कि जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको हम स्लीपिंग कंडीशन में रख देते हैं, मतलब उसको फंडामेंटल राइट ढक लेता है, फंडामेंटल राइट उसके ऊपर कवर कर लेता है। जैसे जब ग्रहण वगैरह लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो, तो जब सन आपका, ये अर्थ सन होती है और अर्थ होता है, और बीच में आपका अगर मून आ जाता है तो सन की लाइट नहीं आ पाती है, मून उसको कवर कर लेता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सन वहाँ से डिलीट हो गया है, सन वहाँ पे है, बट ड्यू टू मून उसकी जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक नहीं आ पाती है। तो उसी से ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट इजाद किया गया है। ऐसे समझिए, जैसे ये सन है, ठीक है,
अभी हमारी अर्थ है, अब यहाँ पे मून है, ये घूमते घूमते यहाँ बीच में आ गया, तो जो सनलाइट है ना वो यहाँ रुक जाएगी, और फिर हम इतना जितने पार्ट के लिए सनलाइट रुकेगी उतना हिस्सा हम नहीं देख पाते, बोलते ग्रहण लग गया, इक्लिप्स लग गया। तो इसीलिए बताया यही जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो भी कुछ इसी तरह है, और वो बोलती है कि कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन जो कि फंडामेंटल राइट के डेरिवेशन में होता है वो वाइड एबिन्यूशन नहीं होता है, वो स्लीपिंग कंडीशन में वहाँ पड़ा रहता है, उसको फंडामेंटल राइट क्या करती है, ओवर शेडो कर लेती है, ढक लेती है और उसका कब यूज़ किया जाता है, अगर कोई पास्ट एक्ट होता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है उसके लिए पनिश करना है तब उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉन सिटीजन हो तब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अमेंडमेंट कर दिया जाए, पार्लियामेंट सपोज करिए फंडामेंटल राइट की वजह से, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, अब क्या कहते हैं पार्लियामेंट ने कोई एक एक्ट बनाया, उस एक्ट के हिसाब से वो हमारी प्रॉपर्टी के राइट को ले रहे थे, तो हम कोर्ट चले गए कि ये तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, आप इसको कैसे ले सकते हैं, ठीक है। या ये एग्जाम्पल ना लेके एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्या था, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट थी इसकी मोनोपोली होती थी, आपकी ये जो ट्रांसपोर्ट के चलते हैं ना, बसें वगैरह चलती हैं, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी ट्रांसपोर्टेशन पे, और सिर्फ गवर्नमेंट ही ये बसें चलवा सकती थी, ठीक है, प्राइवेट पर्सन नहीं चलवा सकते थे। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, कब आया, 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो हमको फंडामेंटल राइट मिला ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन का, बिजनेस का, आर्टिकल 19 में, ठीक है, आर्टिकल 19 का जी, उससे हमें फंडामेंटल राइट मिल गया। तो ये प्रोविज़न जो था गवर्नमेंट का मोनोपोली वाला ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, वो कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने क्या किया था कि उसको बोल दिया हाँ ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास मोनोपोली नहीं होगी और प्राइवेट पर्सन भी क्या करेंगे, अपना ये बिजनेस कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट ले आए थे, ठीक है, आर्टिकल 19 पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए। तो अब वो जब रिस्ट्रिक्शन लग गया तो जो पुराना वाला जजमेंट था, या ऐसे कह लीजिए जो डेरोगेटरी प्रोविज़न था मोनोपोली वाला, जो लेजिस्लेशन से, जिस लेजिस्लेशन से गवर्नमेंट मोनोपोली की हुई थी बिजनेस पे, वो लेजिस्लेशन क्या हो गया था, उसके कुछ प्रोविज़न जो थे, उसके जो कुछ प्रोविज़न थे वो इन्फोर्सेबल नहीं रह गए थे, ठीक है, वो स्लीपिंग कंडीशन में चले गए थे। मगर जैसे ही अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1951 में, जैसे ही वो अमेंडमेंट आया उसने क्या किया, वो शेडो रिमूव कर दिया, अब वो जो पुराना वाला एक्ट था वो फिर से यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो पूरी बात ये है कि अगर कोई भी प्रोविज़न इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, तो वो वाइड एब्निशु नहीं होती, उसे वाइप आउट नहीं किया जाता है, वो स्लीपिंग कंडीशन में वहाँ पड़ी रहती है, क्योंकि उसका फर्दर यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, पहला एग्जाम्पल ये दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले अगर कोई एक्ट हो तो उसको पनिश करने के लिए, इवन दो वो फंडामेंटल राइट आपको मिल गया हो, ठीक है, तो उसको पनिश करने के लिए वो यूज़ हो सकता है। दूसरी चीज़, जो नॉन सिटीजन है उनको पकड़ने के लिए यूज़ हो सकता है। और तीसरी चीज़, बाई अमेंडमेंट पार्लियामेंट उसको फिर से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जैसे हमारा मोनोपोली वाला एग्जाम्पल था। बात समझ गए, इतना समझ गए कि नहीं, ठीक है, समझ गए हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लिख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है और इस पर केस लॉ है, बताएंगे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात समझ गए ना, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, या क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है। क्वेश्चन इसका कुछ ऐसे नॉन सिटीजन के पहले की कंडीशन, मतलब हम नहीं समझे क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे, अच्छा मैं समझ गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, आपने 1947 में कोई एक ऐसा एक्ट किया था, सपोज करिए आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच अब हुआ है, पहले नहीं था, आप कुछ भी बोल रहे थे, आपको उसमें कैच कर लिया गया था, तो आपको पनिश किया गया। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दे दिया, तो आप कोर्ट में जाके क्लेम करते हैं कि अब तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और चूंकि वो जो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है वो फंडामेंटल राइट के डेरिवेशन में है, इसलिए वो वैलिड है। तो
मेरी पनिशमेंट को माफ़ किया जाए या मुझे छोड़ा जाए, मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या बोलती है कि पास्ट एक्ट जो है उसके लिए वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो पर्टिकुलर प्रोविज़न लेजिस्लेशन रहेगा, वो टोटली वाइप आउट नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहती है कि उसको हम वैट डिक्लेयर कर देंगे। इक्लिप्स ये कहती है ठीक है वैट तो है, वो वैट है प्रोविज़न, बट उन्हीं के लिए जिनके ऊपर अप्लीकेबल है, जैसे सिटीजन के लिए, ठीक है, ठीक है, और सारे एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद किए गए उनके लिए, बट नॉन सिटीजन के लिए और जो पहले के हैं उसके लिए वो अभी भी रहेगा उस एक्ट में। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि बाई अमेंडमेंट आप कोई चीज़ फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन जोड़ के पुराने वाले एक्ट को आप लीगलाइज कर दीजिए, जैसे मोनोपॉली वाला आपको एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लिख लीजिए, एक दो लाइन में लिख लीजिए, इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग, अब आप तक बात पहुँच गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट it is based on the principle that a law which violates fundamental right, is not valid ab initio, is not valid ab initio मतलब शुरू से ही एकदम, ठीक है, but becomes only unenforceable, तो enforceable है ना, उसे क्या लगा दीजिएगा, unenforceable, that is remains in a moribund, moribund condition full stop, मतलब sleeping condition, moribund condition full stop. It is overshadowed by the fundamental right. It is overshadowed by the fundamental right and remain dormant, 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 but it is not dead, ठीक है, but it is not dead। आगे लिखिएगा इसी में फुल स्टॉप के बाद, such laws are not wiped out, entirely from the institute, full stop, they exist for all past transactions, they exist for all past transaction, and for the enforcement of right required, and for the enforcement of the right required, and for the enforcement of the right required, and liabilities incurred before the present constitution,
present constitution came into force and also for determination of the right of the person who had not been given fundamental right by the constitution, that is non-citizen. ठीक है, जो समझाए थे बहु वही लिख पाया गया है। ठीक है, शुरू में बताया था कि जिस भी लेजिस्लेशन या पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन को कोर्ट बाय जुडिशियल रिव्यू वैट डिक्लेयर करती है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में होते हैं, वो वैट एडमिशन नहीं होंगे, वो बल्कि अनइन्फोर्सेबल हो जाएंगे और मोरिबंड कंडीशन में चले जाएंगे, मतलब स्लीपिंग कंडीशन में चले जाएंगे, ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट उन्हें ओवरशैडो कर लेगी, वो डोरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होगा या उसका पार्ट होगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल होगा पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए। पास्ट ट्रांजैक्शन मतलब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और उनके लिए जिनको फंडामेंटल राइट नहीं मिला हुआ है, जैसे हमारे नॉन सिटीजन। ठीक है, बात समझ गए? आई होप अब ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक क्वेश्चन ये आता है इसी में, तो पूछ लेता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझाइए, तो आप इसको लिख दीजिएगा पूरा जो लिखवाए हैं। ठीक है, बट ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगला क्वेश्चन जो इसी से पूछ रहा है वो तो पूछ लेता है कि किस पर्टिकुलर केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का इजाद किया गया था, किस केस में इसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। तो उस केस का नाम लिख लीजिएगा वीका जी वर्सेस BHIKAJI। वीका थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, पढ़ते हैं ऑनलाइन। ठीक है, नाम बताया था मैंने आपको, वीका जी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। वीका जी वर्सेस स्टेट ऑफ MP, और ये आपका केस है 1955 का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, 1955 का। अब इसमें क्या था, एक एक्ट था CP एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। यार मैं समझा नहीं, एक मिनट। ठीक है, नमस्ते। ये वीका जी वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस था। ठीक है, MP मध्य प्रदेश। ठीक है, वीका जी वर्सेस स्टेट ऑफ MP मध्य प्रदेश। ये 1955 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें क्या हुआ था, एक एक्ट था CP एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947। मैं नाम दे रहा हूँ, CP अपना वाला नहीं, जहाँ हम लोग घूमने जाते थे, दिल्ली के जो बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे। CP एंड बेरार BERAR। ठीक है, इसको देख लीजिएगा क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, बट मेरे ख्याल से बेरार है। CP एंड बेरार मोटर व्हीकल VEHICLES व्हीकल्स ब्रैकेट में अमेंडमेंट एक्ट 1947। ठीक है, 1947। अब ये जो एक्ट था 1947 का, ये जो क्या थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको अथॉरिटी देती थी, उसे ऑथराइज करती थी किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज करने का। ठीक है, ये जो एक्ट था ये CP
एंड देयर आर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947। ये क्योंकि मोटर से रिलेटेड है तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था ये। तो ये जो था ये एक्ट था, ये स्टेट गवर्नमेंट को, किसको, एमपी स्टेट गवर्नमेंट का था शायद ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज करती थी किसी भी बिजनेस को क्या करने के लिए, मोनोपोलाइज करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट के अलावा उसको कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कब आया, 26 जनवरी 1950 को। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो आर्टिकल 19G है, जो 19(1) का जी है, इसको करेक्ट करिए, 19(1) का जी, ठीक है, क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, वो क्या था, इनमें मुझे कंफर्म करने दीजिएगा। ठीक है, 19(1) का जी था, यही है, वो हमें फ्रीडम ऑफ बिजनेस देता था। तो गवर्नमेंट जो मोनोपोलाइज करना चाहती थी वो इसके अगेंस्ट में था। तो फिर क्या हुआ, फंडामेंटल राइट आने की वजह से ये एक्ट क्या हो गया, नल एंड वैड हो गया। ये वैड हो गया इसका प्रोविजन जो मोनोपोलाइजेशन का पावर देता था एमपी गवर्नमेंट को। बट क्या हुआ, इन 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसने क्या किया, एक अमेंडमेंट ले आया, फर्स्ट अमेंडमेंट ले आया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। 1919 में जितने भी फ्रीडम दिए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट नहीं था, उसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। जो आपका 19(2) वाला प्रोविजन होता है ना, 19(2), 3, 4, 5, 6 जो लगा हुआ है उसमें, वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को। ओरिजिनली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया तो इसने इस एक्ट के मोनोपोलाइजेशन वाले जो प्रोविज़न था, जो मोनोपोली करने की अथॉरिटी देता था गवर्नमेंट को, उसको इसने क्या कर दिया, ओवरशैडो कर दिया, ढक के रख दिया कि यार अब फंडामेंटल राइट आ गया, इसके ड्यूरेशन में इसलिए ये करे नहीं है। तो जो पार्लियामेंट हमारी वो फर्स्ट अमेंडमेंट ले आती है और आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड करती है, रेस्पेक्टिवली ABCDEFG के लिए। F तो हटा दिया गया। तो क्या हुआ, अब उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ऐड कर दिया गया कि आर्टिकल 19 में ऐड कर दिया गया बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकती है। अब जैसे ही ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड हुआ, फंडामेंटल राइट में ऐड हुआ आर्टिकल 19 में, वैसे ही इस एक्ट को फिर से क्या मिल गया, पावर मिल गई वापस से, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है वो मोनोपोलाइजेशन को रिस्ट्रिक्शन मानता था फ्रीडम पे, कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो मोनोपोलाइज कर सकती बिजनेस का। ठीक है, अगर मोनोपोलाइज कर लेगी तो पब्लिक उस बिजनेस को नहीं कर पाएगी। तो फिर से ये एक्ट वापस से एलाइव हो गया, कह लीजिए जिंदा हो गया, और जो इसके ऊपर शैडो लगा हुआ था वो हट गया। ठीक है, तो अगर ये वैड एब इशू हो जाता तो दोबारा से जिंदा न हो पाता। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है कि कोई भी प्रोविज़न जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, वो वैड एब इशू नहीं होगा, वो वैड होगा, वो पड़ा रहेगा वैसे ही वहाँ पे। सेवरेबिलिटी डॉक्ट्रिन कहती है उस हिस्से को हटा दें और पूरा एक्ट सही रहे, पूरा एक्ट अगर डेरोगेशन में नहीं है और डेरोगेटरी पार्ट को हटाने के बाद भी पर्पस फुलफिल हो रहा है तो एक्ट जिंदा रहता है। अगर वो सेपरेट हो जाता है तो ठीक है, और अगर सेपरेट नहीं होता है तो पूरा एक्ट स्लीपिंग कंडीशन में रहेगा, वो वैड नहीं होगा वहाँ से, एकदम मतलब यूजलेस नहीं हो जाएगा। अगर फ्यूचर में रिस्ट्रिक्शन की वजह से या पास्ट एक्ट किसी का है उसको कवर करता है या नॉन सिटीजन है तो उन सब के लिए वो एक्ट एलाइव रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिख लीजिएगा इसमें। फैक्ट समझ गया ना, आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शन ऐड किया गया उसके बाद से ये एलाइव हुआ, बीच में ये सो गया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को दिया था। ठीक है, इसी केस में, और ये पूरी डॉक्ट्रिन बताई थी क्या है। उसके बाद कोर्ट का जजमेंट लिख लीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the effect of the amendment was to
was to remove the shadow was to remove the shadow from such impugnant impugnant act कहाँ चला गया impugnant act and free it from all the infirmity INFIRMITY, ठीक है, free it from all infirmity। तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ भिकाजी वर्सेस, कहाँ केस हटा दिया था मैंने, आप लोग लिख लिए होंगे, भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को दिया था। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अभी यहाँ खत्म नहीं होता, अभी थोड़ा सा डिस्कशन बचा होगा। इसके बाद क्या है, आर्टिकल 13(2) आप लोग पढ़ चुके हैं, समझा भी चुका हूँ। 13(2) जो है वो क्या है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेजिस्लेशन की बात करता है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो लेजिस्लेशन है उनकी बात करता है कि अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कोई लेजिस्लेशन बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट को इनकंसिस्ट करेगा या उसको लेके जाएगा, हमसे अब्राइज करेगा उस राइट को जो फंडामेंटल राइट दे रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उतना पार्ट वैलिड हो जाएगा जो भी इनकंसिस्टेंट पार्ट होगा। देखिए उसमें क्या वर्ड किया गया है, डायरेक्ट होगा आप लोग के पास, एक बार रीड कर देता हूँ उसको, देखिए 13 का क्लॉज 2 देखिए, The state shall not make any law which takes away or abuses the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मतलब फंडामेंटल राइट के अगर कंट्रावेंशन में कोई लेजिस्लेशन बनाती है गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उस कंट्रावेंशन तक जो इनकंसिस्टेंट पार्ट होगा उसको वैड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, वैड डिक्लेयर कर दिएगा। वही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसमें भी लगेगी, उस पार्ट को उतने ही को अलग करके वैड डिक्लेयर कर दिया, न कि पूरे एक्ट को। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, देखिए जो ये सीपी बेरार एक्ट था ना, वो बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले का एक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स दे दिया, ठीक है, इक्लिप्स सो रहा था, अब ये जिंदा हो गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ गया, ये सब बातें। मगर एक क्वेश्चन राइज ये हुआ कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ये क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लागू होगा? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो लॉ बने हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के डेरोगेशन में है, तो वो तो वैड एब इश्यू होने चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि फंडामेंटल राइट है हमारे पास, फिर आप ऐसा लॉ क्यों बनाएं। ठीक है, तो ये पूरा जो मैटर था ये आपका दीपचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959, दीपचंद्र वर्सेस, मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है क्या ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होगा? क्योंकि अब हमारे पास फंडामेंटल राइट है और अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों बनाएगी? अगर बनाएगी तो उसे शुरू से ही वैड डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो अगर वो वैड एब इश्यू कर देना चाहिए, तो अगर वो वैड एब इश्यू हो जाएगा, तो फिर तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात ही नहीं उठती है, खत्म हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स तो यही कहता है कि कोई भी लेजिस्लेशन वैड एब इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये अराइज हुआ था दीपचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसका नाम लिख लीजिएगा, दीपचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। और आपका साइटेशन है AIR 1959, AIR 1959 का। फिर से देख लीजिएगा, इसका नाम दीपचंद्र
दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1959। ये क्वेश्चन इस केस में ही एराइज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस वर्ड सही नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंस तो 47 में मिल गई थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 50 में आया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट बन रहे हैं अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में होते हैं, 13(3) यही बोलता है ना, 13(3) कह रहा हूँ, देखिए एक बार 2 फिर से देखिए लास्ट में, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। स्टेट शैल नॉट मेक, शैल नॉट वर्ड यूज किया है, स्टेट बनाएगा ही नहीं, स्टेट बनाएगा ही नहीं, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abuses the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। ये क्या कहता है कि अगर इसके कंट्रावेंशन में लॉ बनता है तो वो वैड हो जाएगा। तो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्वेश्चन रेज हो गया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई होगा कि नहीं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, क्योंकि आर्टिकल 13(2) क्लियरली मना करता है कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे, अगर बना देते हैं तो वो वैड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी आपकी, वो ये बोलती है कि हाँ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई नहीं होगा, विल नॉट अप्लाई, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स विल नॉट अप्लाई बिकॉज सच लेजिस्लेशन मतलब वो लेजिस्लेशन जो पार्ट 3 के कंट्रावेंशन में है विल बी वैड एब इनिशियो, ठीक है, वैड एब इनिशियो मतलब वो शुरू से ही वैड होंगे। बात समझ गए कि नहीं, अभी तक समझे कि नहीं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे तो ठीक है अप्लाई होगा, बट पोस्ट में दीपचंद के केस में कोर्ट बोलती है कि नहीं अप्लाई होगा, मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट है अपनी बात से पलट सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से बाउंड नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट को बाद में समझ में आया कि कई ऐसे लॉ हैं जो नॉन सिटीजन के लिए, जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनको पकड़ने के लिए कई लॉ बने होते हैं, तो अगर उन पर भी हम फंडामेंटल राइट का शेडो चढ़ा के देखेंगे तो फिर ऐसे तो टेररिस्ट पकड़े ही नहीं जाएंगे, ठीक है, या बाहर से जो अटैकर्स आ गए कुछ उनको तो हम पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है, हमारे कंट्री का है कोई है कुछ कर देता तो उसको ठीक है फंडामेंटल राइट है सब कुछ देते, हमारा सिटीजन है। मगर अगर कोई बाहर से आगे कुछ ऐसा एक्ट कर दे तो अगर उसको भी हम एज ए सिटीजन ही ट्रीट करते रहे तो ये तो कहीं कहीं हमारे सिटीजन के ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि राइट टू सिक्योरिटी भी तो उनका एक राइट ही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट तो नहीं आता, मगर आर्टिकल 21 में तो कवर हो जाता है ना राइट टू लाइफ में। अगर उसका वाइड डायमेंशन देखिए क्लियरली कहीं नहीं लिखा है बट 21 में कवर हो जाता है ना, ठीक है। तो ये सब जब सुप्रीम कोर्ट को चीज़ें समझ में आई तो उसने स्टेट ऑफ गुजरात, केस का नाम लिख लीजिएगा, स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात वाले मुझे लगता है गुजरात, गांधी जी भी गुजरात के ही थे, मोदी जी भी गुजरात के हुए, अमित शाह भी गुजरात के, तो इस देश पे हमेशा गुजरातियों का ही रूल रहा, गुजराती ही हमेशा शासन किए, नेहरू जी शासन नहीं किए, वो गांधी जी की वजह से PM बने थे। तो उसमें जो वोटिंग होती है ना फर्स्ट, तो वोटिंग हुई थी वहाँ असेंबली में, उसमें नेहरू जी को उनके अलावा किसी का वोट नहीं मिला, बट गांधी जी की जीत इसलिए वो PM बने थे, ठीक है, कभी चर्चा करेंगे इस चीज़ पे। तो जो गुजराती थे ना वो बहुत दिमागदार होते, जैसे गांधी जी हुए, मोदी जी हुए, शाह जी हुए, गुजरात ही रूल कर रहा है इस कंट्री को इनडायरेक्टली। और आफ्टर नेहरू एरा भी इंदिरा गांधी ने गांधी सरनेम यूज़ किया था, नेहरू सरनेम यूज़ नहीं किया था, ठीक है। और उसके बाद राहुल गांधी को देख लीजिए, उन्होंने भी गांधी सरनेम यूज़ किया, ठीक है। सोनिया गांधी भी गांधी सरनेम यूज़ करती हैं, रॉबर्ट वाड्रा का जो लड़का है वो भी गांधी सरनेम यूज़ करता है, वो वाड्रा नहीं लिखता, आप देखिएगा उसमें रेहान वाड्रा गांधी यूज़ करता है। तो ये जो गांधी जी का नाम है ना, या यूँ कहिए जो गुजराती टाइटल है उसमें पावर बहुत है, ठीक है, गुजराती ही रूल करते हैं इस कंट्री पे ज़्यादातर, कभी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ठीक है, वापस आ जाते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स वर्सेस अंबिका
मेल्स। ठीक है, ये केस है आपका 1974 का, 1974 का। एक मिनट कंफर्म करने के लिए मुझे इसका 1974। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें कोर्ट ने अपना व्यू बदल दिया और जो पुराना केस था अपना दीपचंद वाला, उसको ओवर रूल किया और बोला कि ये जो क्या है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी अप्लाई होगा, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि कई ऐसे प्रोविज़न हैं, कई ऐसे एक्ट हैं जो कि नॉन सिटीजन के ऊपर अप्लाई होते हैं। और ठीक है, इवन तो सिटीजन के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, बट कुछ नॉन सिटीजन को फंडामेंटल राइट नहीं मिली हुई है, तो उसके डेरोगेशन में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो नॉन सिटीजन हुए उनको पकड़ने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अपना भी इस केस को कोर्ट ने चेंज किया था। इसी के बाद क्या हुआ, जैसे आर्टिकल 19 ले लीजिए, इसी एग्जाम्पल में देखिए आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ, जो हमारे देश के नागरिक हो। अब कोई नॉन सिटीजन आता है, कोई नॉन सिटीजन है, कोई नॉन सिटीजन है, कोई नॉन सिटीजन है, अब वो कुछ भी बोले जा रहा है हमारे कंट्री के बारे में, आके कहीं भी बोल रहा है हमारे कंट्री के बारे में बोल रहा है, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको है? नहीं है। तो इसी लॉ में अगर हम उसे कैच कर सकते हैं तो हम जरूर उसे कैच करेंगे। और ऑल्दो वो लॉ हमारे सिटीजन पे अप्लाई नहीं होगा, स्लीपिंग कंडीशन में वो हमारे लिए बैड होगा, बट अदर के लिए वो स्लीपिंग कंडीशन में पड़ा रहेगा, और जैसे हम उन्हें कैच करेंगे वो एलाइव हो जाएगा नॉन सिटीजन के। ठीक है, इसी तरह एक और केस था इसी में, दुलारे लोध, DULARE, दुलारे लोध, अब पता नहीं कैसा नाम है, दुलारे लोध एक ही में है, ये दुलारे लोध जो वर्ड है ना ये एक ही में है, DULARE, दुलारे लोध, LODH, इब्राहिम लोधी के वंशज थे क्या हमें लग रहा है। दुलारे लोध वर्सेस थर्ड एडीजे, ये आपका थर्ड एडीजे कानपुर है, कानपुर के केस में थर्ड एडीजे कानपुर। ठीक है, AIR 1984, 1984 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स था पूरा जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अगर मेंस में आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बताइएगा, फिर दीघा जी केस को डिस्कस करिएगा। ठीक है, या दीघा जी केस से शुरू करिएगा कि दीघा जी के केस में इस प्रॉब्लम को फॉर्म किया था, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है, फिर उसके बाद बताइएगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे तो मैटर क्लियर था, बट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए डिस्प्यूट थे, उसमें ये 3 केस लिखेगा कि फॉलोइंग केसेस मेक इट क्लियर दैट वेदर इट विल अप्लाई अपॉन दी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और नॉट। फिर उसके बाद इन तीनों केसेस को लिखेगा और इनकी जजमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जजमेंट लगभग पहले वाले में तो डिफरेंस था, बाकी दूसरों में दोनों में सेम ही था। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। ठीक है, डॉक्टर आप प्लीज समझ ही गए होंगे। जिसमें ये कहता है कि जो इनकंसिस्ट पार्ट है या कंट्रावर्टिंग पार्ट है उस पार्ट को हम डिलीट नहीं करते हैं, मोबाइल एग्नीशियो नहीं होता है, वो स्लीपिंग कंडीशन में पड़ा होता है, क्योंकि उसका यूज़ हो सकता है कैसे, अगर बाय अमेंडमेंट फिर से किसी फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसको पनिश करने के लिए, या कोई नॉन सिटीजन है उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा एक क्वेश्चन छोटा सा इसे है, इसके बाद लास्ट वाला, तो एक ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, WAIVER, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। ठीक है, WAIVER, वी वैल वाला। ठीक है, WAIVER, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। अब इसके हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर ये कहता है कि क्या आप अपने फंडामेंटल राइट को रिलेंक्विश कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्या कोई सिटीजन अगर उसकी मर्जी हो तो क्या अपने फंडामेंटल राइट का त्याग कर सकता है। देखिए
आप अगर किसी राइट को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए रिटेन प्रोक्लेमेशन देना होता है आपको, ठीक है। अदर राइट अदर देन फंडामेंटल राइट है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बट उसके लिए जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, आप नहीं चाहते आप हिस्सा लें घर में, आपका राइट है, आप छोड़ सकते हो उसको, इजीली छोड़ सकते हैं। बट अगर अदर कोई राइट है या जैसे समझ लीजिए मेंटेनेंस का राइट है तो आप उसको छोड़ सकते हो। अब मगर जो फंडामेंटल राइट है क्या आप इसको छोड़ सकते हैं? तो ये पूरा जो क्वेश्चन था ये एराइज हुआ था बशे शेरनाथ है, BASHE बशे, केस का नाम लिख लीजिएगा, ये बहुत आता है केस, ऑब्जेक्टिव में आता है इसलिए मैंने बता दिया। बशे BASHE बशे, शेर SHER शेर, नाथ जिस हिसाब से नाम नहीं था मुझे लग रहा है बिहार में है। बशे शेरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर ITC वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1959, EIR 1959। इस केस में क्या था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कोई भी सिटीजन फंडामेंटल राइट रिलिंक्विश नहीं कर सकता है, आप चाहिए तो भी आप फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकते। समझ गए बात को? आप फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकते हैं, ये इसी केस में बोला गया था, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना वो हम अभी डिस्कस करेंगे 13 का 4, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के पर्पज से, हालांकि इम्पोर्टेंट सब कुछ है, जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। क्या बन गई है हमारी कंप्लीट करने से इलाहाबाद के लड़के अगर चाय सूंघ लिए, हाँ ठीक है, सूंघ लिए देखेंगे तो टूट पड़ेंगे चाय में। अगर वो चाय सूंघ लिए और भगवान अमृत लेके खड़े हुए एक तरफ कि वत्स हे वत्स अमृत पी लो, और इलाहाबादी लड़का हाथ में चाय लिया हो या उसे चाय की महक किया गई हो तो वो जानते हैं कि अमृत नहीं पिएगा, तो कहेगा हम पहले चाय पिएंगे तो खड़े रहते थे, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, चाय की स्मेल भी आती है, भाई यार क्या भाई सब होता है। अगर कोरोना में बच गए तो मौका मिला ये सब एक साथ, ठीक है। वापस आ जाते हैं। अब देखिए आर्टिकल 13(4) को पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 13(4) को 24th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, और इसी के साथ 368 थोड़ा सा खोलिएगा, 368 थोड़ा सा खोलिएगा, बेयर एक्ट में 368, 367 के बाद होगा 368, ठीक है। आप देखिए बस इसकी हेडिंग पढ़िएगा, बस पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, ठीक है। पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, एडिशन वेरिएशन और रिपील, तो ये पूछ लेता है, ये तीनों वर्ड पूछ लेता है सीक्वेंस, इसको लाइन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है, याद कर लीजिएगा इसको। एडिशन अभी पढ़ाएंगे, बाद में फिर बताएंगे डिटेल से। एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। अब देखिए पहले ये नहीं था, इसके ऊपर देखिए 7 बना होगा, मतलब फुटनोट पे देखिएगा, ये 24th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, ये 24th अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ एक चीज़ जोड़ी गई थी और एक जोड़ा गया था आर्टिकल 13 का 4, दोनों में रिलेशन क्या है समझ जाएंगे भी। 13 का 4 पढ़िए, 13 का 4 पढ़िए फिर समझ जाएंगे। देखिए नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। देखिए अमेंडमेंट की पावर किसकी है? पार्लियामेंट। अमेंडमेंट की पावर किसकी है? पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट अमेंड करके क्या करेगा? चेंज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट को कोई
लॉ लाना है या कोई ऐसा एक्ट लाना है तो उसको लगता है कि फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में है तो अमेंड कर देगी फंडामेंटल राइट को। हमारे केस में अभी उसने अमेंड किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, मोनोपोलाइजेशन वाला ऐड कर दिया तो उसमें और भी चीज़ें ऐड किया था। तो पार्लियामेंट को अगर कोई लेजिस्लेशन लाना है तो उसको लगता है कि ये यार फंडामेंटल राइट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है तो वो क्या करेगा, अमेंड कर देगा। ठीक है, किसको अमेंड कर देगा, फंडामेंटल राइट में कुछ रिस्ट्रिक्शन ही लगा देगा। ठीक है, बात समझ गए। तो अमेंडमेंट की पावर किसकी है, पार्लियामेंट की है। और जुडिशियल रिव्यू की पावर किसकी है, जुडिशियल रिव्यू की पावर किसकी है, जुडिशियल रिव्यू की पावर आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसकी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, किसी भी लॉ का जो किसके डेरोगेशन में हो, फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में, या अदर देन फंडामेंटल राइट के अलावा जो राइट्स मिले हुए हैं इंस्टीट्यूट वगैरह से, अगर उनके डेरोगेशन में है, आप लोग को बता चुका हूँ, तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल यूज़ करता है और हाई कोर्ट 227 आर्टिकल यूज़ करता है, 227। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इतना क्लियर है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जब भी जुडिशियल रिव्यू करता है, सुप्रीम कोर्ट जब भी जुडिशियल रिव्यू करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है उस पावर को एक्सेस नहीं करेगा कभी भी, संविधान द्वारा दी गई किसी भी पावर को कोई एक्सेस नहीं करेगा। अगर पार्लियामेंट संविधान ही अमेंड कर दे तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, 368 बोलता है, और वो अगर अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दे कि अगर वो अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दे कि सुप्रीम कोर्ट अब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाएगा पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को किसका पालन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है। अगर 13 में ही 5वां क्लास जोड़ दे, 5th पार्ट जोड़ दे, 5th क्लॉज जोड़ दे कि अब से सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकेगा। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ये समझने के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो अगर पार्लियामेंट जब अमेंडमेंट एक्ट लाती है तो उस अमेंडमेंट एक्ट को लॉ माना जाता है ना, वो अमेंडमेंट एक्ट लॉ होता है। अगर वो लॉ है, लॉ की डिफिनीशन देखिए क्या है, लॉ की डिफिनीशन देखिए क्या है, लॉ इंक्लूड्स द ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें अमेंडमेंट वर्ड यूज नहीं किया हुआ, इस लॉ के डिफिनीशन में अमेंडमेंट वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। तो पार्लियामेंट क्या करती थी, अमेंडमेंट ले आती थी और सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ चेक पॉइंट मिल जाता था। तो जब अमेंडमेंट आता था तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब वो पार्ट बन जाता था तो माना जाता था कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए इसके अगेंस्ट में कोर्ट भी नहीं जा सकती। ठीक है, इसके अगेंस्ट में कोर्ट भी नहीं जा सकती है। तो कोर्ट भी क्या होता था, तो अब ऐसे समझिए कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है। अगर अमेंडमेंट लॉ नहीं है तो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसका रिव्यू नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिर्फ लॉ का रिव्यू कर सकती है, लेजिस्लेशन का रिव्यू कर सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू थोड़ी कर डालेगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली लिखा हुआ है उसी से तो कोर्ट को पावर मिल रहा है। अगर कोर्ट उसी को रिव्यू करके और उसी को वैड डिक्लेयर करने लगे तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर कोर्ट फंडामेंटल राइट को ही रिव्यू करे और कहे 21 आर्टिकल बेकार है, वर्ड एज इशू है, ये सही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसी के लाइट में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, जजमेंट देना है, सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के लाइट में कोर्ट चलता है। अब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके उसी पार्ट में कुछ हेरा फेरी कर दे तो भी सुप्रीम कोर्ट को वो बात माननी पड़ेगी, और शुरू में ऐसा ही था। तो शुरू में ऐसा ही था, तो ऐसे समझिए, अगर अमेंडमेंट एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स अगर लॉ ना माने जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है।
अगर इफ अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ, सपोज करिए कि जो अमेंडमेंट्स है वो लॉ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसका रिव्यू करेगा? जो लेजिस्लेशन होते हैं, जो लॉ होते हैं, उन्हीं का करेगा। अगर अमेंडमेंट लॉ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर पाएगा। मतलब अमेंडमेंट अगर हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पार्ट माने जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, उसी की लाइट में ही सारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स वर्क करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को उस अमेंडमेंट से बाउंड होना पड़ेगा। तो इनिशियली क्या था, इस डेवलपमेंट को समझेंगे। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट एग्री करता था, ठीक है अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, इसलिए इसका रिव्यू नहीं कर सकते। बट गोलकनाथ के केस में क्या हुआ, सुब्बा राव थोड़ा पगला गए, जस्टिस सुब्बा राव, उन्होंने कहा यार अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए तो ये अमेंडमेंट करते करते पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और एक दिन हमारी सारी पावर ले लेंगे ये सब। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने जिस राइट्स के लिए फाइट किया था, वो सब राइट्स पॉलिटिकल पार्टी खा जाएगी। ठीक है, इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी तक लगा दी थी इसमें। तो चूंकि फंडामेंटल राइट्स वगैरह स्टेट के अगेंस्ट में है, अब स्टेट इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगेगी, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर प्रोटेक्शन तो मिल ही नहीं रहा फंडामेंटल राइट को। तो कोर्ट को फिर लगा, रियलाइज़ हुआ 1967 आते आते कि यार ये अमेंडमेंट अगर हम लॉ नहीं मानेंगे और इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानेंगे तो ये तो इसको चेंज करते रहेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देंगे। तो इन्होंने फिर 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है, अब तक जो किया तो किया, ठीक है, बट नाउ ऑनवर्ड अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट को हम लॉ मानेंगे और उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। अब जब ये जजमेंट कोर्ट ने दे दिया, अभी मैं लिख पाऊंगा सारे सीक्वेंस, जब कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया तब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दे दिया तो जो आपका पार्लियामेंट था वो 24th अमेंडमेंट लेके चला आया और उसने 13 सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया। उसको पढ़िएगा, नॉट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल मतलब इस आर्टिकल में क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लॉ की डिफिनीशन है ना, लॉ दो चीज़ों तो एकदम क्लियरली है ना, एक तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है प्लस जुडिशियल रिव्यू की पावर शॉर्ट में लिखा गया प्लस लॉ की डिफिनीशन है। तो ये पहली लाइन इसकी क्या बोल रही है, फिर से पढ़िएगा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो ये सीधे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर कोई अमेंडमेंट करती है अंडर आर्टिकल 368, एक तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने शुरू में लिख दिया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू। इस वर्ड को अंडरलाइन करिए, समझने की कोशिश करिएगा फिर से, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई। अब इस आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं? दो ही चीज़ें हैं, एक तो जुडिशियल रिव्यू है, दूसरा लॉ की डिफिनीशन है। तो पार्लियामेंट ये कहती है कि अगर 368 में हम कोई अमेंडमेंट करते हैं न तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, न ही वो लॉ की डिफिनीशन में आएगी। तो अगर वो लॉ अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डिफिनीशन में नहीं आएगा तो फिर कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि माना जाएगा वो ओरिजिनल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और कोर्ट को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? उसको माना जाएगा कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और कोर्ट को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो कोर्ट ने भी सुब्बा राव के केस में जजमेंट दिया, फिर उसको ओवररूल करने के लिए फिर ये 24th अमेंडमेंट ले आए। तो फिर 24th अमेंडमेंट चैलेंज हो गया केशवानंद भारती के केस में, अभी सब लिखवा देता हूँ। 24th अमेंडमेंट चैलेंज हो गया केशवानंद भारती के केस में। उसमें फिर कोर्ट ने क्या कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दे डाली, कहा ये है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इसेंशियल फीचर है, उस इसेंशियल फीचर को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर आप उसको बदल देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्ट है, वही हम खो देंगे, जो नेचर और ऑब्जेक्ट है उसको हम खो देंगे। तो अब कोर्ट से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कोर्ट ने कहा देखिए बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल है, बट जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पार्ट 3 बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें उसने दे दी। उसमें आर्टिकल 21 को भी बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। तो कोर्ट ने कई चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर बताई, बट उसने एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं दी कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, बस उसने एग्जाम्पल दिए
जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मगर उसने ये नहीं बताया कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसका डिफिनेशन नहीं किया। इसका जो फायदा ये हुआ कि कल को अगर कोई भी प्रोविजन पार्लियामेंट अमेंड करती है और कोर्ट को लगता है कि यार ये सही नहीं है, तो वो उसको बोल देगी कि ये अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको वैट डिक्लेयर कर देगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपने हाथ में पावर रखा और चालाकी क्या की, उसने कह दिया ठीक है आपको जो अमेंड करना है करिए, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते। कोर्ट ने केशवानंद भारती जी से बोला कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जब चैलेंज होगा तो कोर्ट देखेगी उसको, वो बताती रहेगी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बात समझ में। तो अब ये जो पूरा बात ठीक है समझ गए होंगे, बहुत कुछ लिख भी लिए होंगे। तो अब देखिए इसको थोड़ा सीक्वेंस में ले आते हैं। तो क्वेश्चन रेज हुआ कि वेदर अमेंडमेंट इज अ लॉ और नॉट। अभी 13(4) ऐड नहीं हुआ है, अभी 13 आर्टिकल 13 का 4 ऐड नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो ये पार्ट बात थी कि अमेंडमेंट लॉ होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन सबसे पहले रेज हुआ था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 19 मेरे एक मिनट रुकिएगा, इसका वो देखिए, हाँ ठीक है, AIR 1951 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वर्ड लॉ है, चलिए लिखिएगा, वर्ड लॉ does not include amendment made by parliament under article 368. Word law does not include amendment made by parliament under article 368. चूँकि नया देश बना था तो कोर्ट को लगा कि हमें अभी इसी के साथ चलते रहना चाहिए। और शंकरी प्रसाद के बाद जो केस हुआ था इसी में, वो केस हुआ था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस चालक से आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपका केस था 19 मेरे ख्याल से 65 का केस था, 1965 AIR 1965 का। इसमें भी कोर्ट ने जो इसको अपहेल्ड किया, इसके डिसीजन को शंकरी प्रसाद के जजमेंट को कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मतलब जो जजमेंट उसने दिया था उसको सही ठहरा है। तो 1965 तक तो ठीक था, बट 1967 में केस हुआ और केस का नाम था रिकॉल करिए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस था। अब देखिए इसमें जो जस्टिस थे उनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस सुब्बा राव। और इस केस में आपका अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 17 चैलेंज हुआ था। तो देख लीजिएगा 17 से क्या क्या चेंज किया गया था। तो 17 अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज किया गया था, और कहाँ चला गया, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। 17 अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज किया गया था इसमें आपके क्या नाम है, गोलकनाथ के केस में। अब क्या हुआ, इसमें जस्टिस सुब्बा राव थे, उन्होंने इसमें प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब इसके पहले के जजमेंट पे, इस केस के जजमेंट के आने से पहले जो जजमेंट थे वो सब उस समय के लिए सही माने जाएंगे। मतलब 1967 से पहले जितने भी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किए थे उनको हम लॉ नहीं मानेंगे, अब उनका रिव्यू नहीं करेंगे। मगर अब इस केस के बाद से जो भी अमेंडमेंट आएंगे हम उसको लॉ मानेंगे और उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट कोर्ट ने इसी में दिया था। यही होती है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, कि इस केस के पहले के जो जजमेंट थे वो ठीक थे,
बट इसके बाद भी जो जो इस केस के पहले जो अमेंडमेंट थे ठीक है, वो सही है, उनका हम रिव्यू नहीं करेंगे, मगर इसके बाद जो भी आएंगे उनको लॉ माना जाएगा और उसका हम रिव्यू करेंगे। प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सुब्बा राव ने दिया। अब इस केस के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए इस केस के, अच्छा एक और चीज़ में बोला कि पार्लियामेंट अब क्या कहती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर पाएगी। इस केस में फिर यही बोला गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर पाएगी। तो इस केस के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, इस केस के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ले आए, 24th अमेंडमेंट ले आई। और आपका ये शायद 1971 में आया था, क्या ये याद करिएगा, डेट आता है 1971 में 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ले आई। और इसी के बाद क्या हुआ, आर्टिकल आपका 13 का 4 ऐड किया गया और आर्टिकल 368 में कुछ चेंजेस किए गए। तो फिर इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया। 24th एंड 25 अमेंडमेंट, दो अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। 24 एंड 25 अमेंडमेंट को केशवानंदा भारती वर्सेस केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको चैलेंज किया गया। फिर कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस के कोर्ट में जजमेंट में कोर्ट ने गोलकनाथ के केस को ओवर रूल कर दिया इस पॉइंट पे कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है अमेंड करने की, वो फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और कोर्ट ने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसको दिया। तो ये 4 केस जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया था जो कि चैलेंज किया गया था मिनर्वा मिल्स के केस में। हालांकि हमारे लिए अभी यही तक रिलेवेंट है, इतने हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो केशवानंदा भारती केस याद रखिएगा, केशवानंदा भारती तक का जरूर लिखिएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 13 जो है वो कंप्लीट होता है। आर्टिकल